स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 13। और इस पार्ट में आज पढ़ने वाले हैं हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीजों में अंकुरण। देखिए, जो सीड्स होते हैं ये फेवरेबल कंडीशंस में, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तब एक सीड जो होता है उससे डेवलप होता है एक नया प्लांट। तो सीड से ही एक न्यू प्लांट के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वही कहलाता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, इपीजियल जर्मिनेशन यानी भूम्योपरिक जर्मिनेशन या भूम्योपरिक अंकुरण, और दूसरा जो होता है वो होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन या अधोभूमिक अंकुरण। इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के अलावा एक तीसरे टाइप का स्पेशल जर्मिनेशन और होता है जिसे कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। तो हम इस पार्ट में तीन टाइप का जर्मिनेशन पढ़ेंगे, इपीजियल, हाइपोजियल और विविपेरस जर्मिनेशन। सबसे पहले हम इपीजियल और हाइपोजियल की बात एक साथ करते हैं। याद करिए पार्ट 12 जिसमें आपको जब डाइकॉट सीड समझाया गया था, तब हमने उसमें जाना था इस डायग्राम की हेल्प से कि यहाँ पर जो दो कॉटिलिडन्स जिस पॉइंट पर जुड़ रही हैं उस पॉइंट से ऊपर का भाग जिस पर प्लीम्यूल है वो कहलाता था इपिकोटाइल, और जो नीचे का पार्ट है जिसमें रेडिकल है वो कहलाता था हाइपोकोटाइल। इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन बेस्ड है इस बात पर कि तेजी से ग्रो कौन करता है, इपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल। देखिए, जो हाइपोकोटाइल है वो कॉटिलिडन्स के नीचे की ओर है। अगर हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल से तेज ग्रो करेगा तो ये कॉटिलिडन्स को पुश करेगा ऊपर की ओर, जिससे कॉटिलिडन्स सॉइल सरफेस से बाहर आ जाएंगी। अगर कॉटिलिडन सॉइल सरफेस से बाहर आ जाए तब इसे ही कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। इपी एबव, जियल, जियो फॉर ईयर, सॉइल और अर्थ। अर्थ सरफेस से अगर बाहर आ जाए कॉटिलिडन तब इसे कहेंगे हम इपीजियल। और अगर यहाँ पर जो इपिकोटाइल है ये तेज़ी से ग्रो करे, जब इपिकोटाइल तेज़ी से ग्रो करेगा तो प्लीम्यूल सॉइल सरफेस से बाहर आ जाएगा बट कॉटिलिडन्स सॉइल सरफेस के अंदर ही रहेंगी, तब इसे कहेंगे हम हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो बिलो और जियो वही अर्थ, जब कॉटिलिडन्स अर्थ सरफेस से नीचे ही रह जाए, सॉइल सरफेस के अंदर ही रहें, तब इसे कहते हैं हम हाइपोजियल जर्मिनेशन। जो इपीजियल जर्मिनेशन होता है ये ज़्यादातर जो डाइकॉट्स हैं इनमें पाया जाता है, जैसे कि टेमेरिन जो इमली होती है या बीन, इनमें पाया जाता है ये इपीजियल जर्मिनेशन। और कुछ पौधों में इपीजियल जर्मिनेशन जब होता है तो जो कॉटिलिडन्स बाहर आती हैं ये ग्रीन हो जाती हैं, जैसे कॉटन, पपाया, कैस्टर। इन तीन प्लांट्स के बारे में आपको पार्ट 12 में भी बताया था। याद करिए इनकी क्या खासियत थी। इनकी खासियत ये थी कि ये तीनों ही प्लांट, कॉटन, पपाया और कैस्टर, ये तीनों ही डाइकॉट हैं बट एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। इनमें फूड एंडोस्पर्म में स्टोर रहता है। इन तीन प्लांट्स में जो कॉटिलिडन जब सॉइल सरफेस के बाहर आती हैं तो ये ग्रीन हो जाती हैं और फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं। बट अगर टेमेरिंड की बात करें या बीन की बात करें तो इन दोनों में ही, या ऐसे और भी प्लांट्स हो सकते हैं, इनमें जो कॉटिलिडन्स बाहर आती हैं वो केवल फूड प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग न्यू प्लांट को, तब तक जब तक इनमें नई पत्तियां जो फोटोसिंथेसिस कर सकें वो डेवलप नहीं हो जाती। तो अब हम जरा इपीजियल जर्मिनेशन को कुछ डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं।
ये जो एक सीड है, बीन सीड है, इस बीन सीड को सॉइल सरफेस में दबा दिया, सॉइल सरफेस से नीचे। सीड को जर्मिनेशन के लिए 3 बेसिक नीड्स चाहिए। पहला, प्रॉपर यहाँ पर मॉइस्चर होना चाहिए, वाटर। दूसरा, यहाँ पर प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। इस टेम्परेचर पर सीड्स में जर्मिनेशन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है तब यहाँ पर सेल्स में डिवीज़न बहुत फास्ट होता है। अब फास्ट डिवीज़न के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, और एनर्जी कैसे मिलेगी? रेस्पिरेशन से, और रेस्पिरेशन कैसे होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो सीड जो है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है ये माइक्रोपाइल और सीड कोड से, जिससे सीड कोड इसका सॉफ्ट हो जाता है। और जो एम्ब्रियो था, जो कि अभी भी हमने देखा था, जिसमें कि प्लेम्यूल और रेडिकल थे, प्लेम्यूल था एपिकोटाइल पर, रेडिकल था हाइपोकोटाइल पर, इनमें तेज़ी से ग्रो होती है। तेज़ी से ग्रो होने का कारण सबसे पहले यहाँ पर जो रेडिकल है वो बाहर आती है सीड कोड को तोड़कर। रेडिकल किसके सिरे पर? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल तेज़ी से ग्रो करता है, वो इतना तेज़ ग्रो करता है कि जो कॉटिलिडन्स होती हैं वो इस टेस्टा को ब्रेक करके बाहर आ जाती हैं, और ये कॉटिलिडन्स पहुंच जाती हैं सॉइल सरफेस से बाहर ऊपर की ओर। इसके पश्चात हाइपोकोटाइल तेज़ी से ग्रो करता रहता है, और तेज़ी से ग्रो करने के कारण जो दोनों कॉटिलिडन्स हैं ये एक्सपोज हो जाती हैं। और कुछ प्लांट्स में, जैसे अभी बताया था, कॉटन, पपाया और जो कैस्टर है, इसमें ग्रीन हो जाती हैं और फूड प्रोवाइड करती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूली फॉर्म प्लांट को। और फिर ये कॉटिलिडन्स तब तक इस नए प्लांट को फूड प्रोवाइड करेंगी जब तक यहाँ पर नई लीव्स डेवलप नहीं हो जाती। नई लीफ डेवलप हो जाने के पश्चात ये कॉटिलिडन गिर जाएंगी और एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक एक ही बात है कि अगर हाइपोकोटाइल तेज़ी से ग्रो करे तो होगा एपीजियल जर्मिनेशन, क्योंकि हाइपोकोटाइल की तेज़ी से ग्रोथ के कारण जो कॉटिलिडन्स होती हैं वो सॉइल सरफेस से बाहर निकल जाती है। मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स में यही एपीजियल जर्मिनेशन होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स आपको याद रखने हैं, इससे ग्राम, पी और मैंगो, इनमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। तो चलिए अब जानते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन को। जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है इसमें एपिकोटाइल में तेज़ी से ग्रोथ होती है, जिसके कारण प्लीम्यूल सॉइल सरफेस से बाहर आ जाता है, लेकिन कॉटिलिडन सॉइल सरफेस के अंदर ही रह जाती है। तो यदि कॉटिलिडन सॉइल सरफेस के अंदर ही रह जाएं तो इस टाइप का जर्मिनेशन कहलाता है हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। और ज़्यादातर जो मोनोकॉट्स हैं इनमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, लेकिन जो अभी बताए थे आपको मैंगो, पी, ग्राम, इनमें ये डाइकॉट हैं, इनमें भी हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। तो जैसे एपीजियल जर्मिनेशन को कुछ डायग्राम की हेल्प से सीखा था, वैसे ज़रा हाइपोजियल में भी कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पी सीड है, ये पी सीड भी वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो सीड कोट है यानी टेस्टा जो है ये सॉफ्ट हो जाता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बाहर आती है रेडिकल, और रेडिकल होती है हाइपोकोटाइल के सिरे पर। इससे पहले हाइपोकोटाइल तेज़ी से ग्रो करी, यहाँ पर एपिकोटाइल सहित प्लीम्यूल भी बाहर आ जाता है। अब हाइपोकोटाइल की तुलना में एज कम्पेयर टू हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल ग्रो फास्टर, ये तेज़ी से ग्रो करता है, जिससे प्लीम्यूल जो है वो सॉइल सरफेस से बाहर आ जाता है, और कॉटिलिडन्स सॉइल सरफेस के अंदर ही रह जाती हैं। सॉइल सरफेस भी बना लीजिए यहाँ पर। हाइपोजियल और एपीजियल जर्मिनेशन में बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होंगे। कॉटिलिडन जमीन से बाहर आ जाए तो एपीजियल, कॉटिलिडन जमीन के अंदर रह जाए तो हाइपोजियल। अब जानते हैं स्पेशल जर्मिनेशन, विविपेरस जर्मिनेशन। जो विविपेरस जर्मिनेशन है ये मैनग्रोव वेजिटेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
मैनग्रोव वेजिटेशन वो वेजिटेशन होता है जो मार्शी प्लेसेस, मतलब जहाँ दलदल बहुत ज़्यादा हो, मार्शी प्लेसेस दलदली स्थान, और जहाँ सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, लवणता बहुत ज़्यादा होती है, साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी जगह पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये प्लांट्स कहलाते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट जो साल्टी और जो मार्शी प्लेसेस होते हैं यहाँ ग्रो करते हैं, वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स, या हिंदी में कहते हैं लवणोद्भिद, लवणीय साल्टी प्लेसेस पे ग्रो करने वाले। जैसे यहाँ पर सबसे अच्छे एग्जाम्पल कुछ हैं, यहाँ पर राइजोफोरा। राइजोफोरा तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। राइजोफोरा के अलावा एविसीनिया, सेरियोप्स, सोनेरेसिया, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मार्शी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। और यहाँ पर अगर इन प्लांट्स में जो सीड डेवलप हुआ वो सॉइल में गिरा तो वाटर एंट्री तो करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो सॉइल है उसमें साल्ट इतना ज़्यादा है कि सीड के अंदर का वाटर बाहर तो आ सकता है, बाहर से अंदर नहीं जाएगा। तो इसके लिए इनमें एडाप्टेशन पाया जाता है कि यहाँ पर जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं प्लांट पर, उन फ्रूट में जो सीड होता है वो सीड मदर प्लांट पर लगे ही जर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो फ्रूट है, फ्रूट से जो आप इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बाहर आया हुआ देख रहे हैं, यही है रेडिकल। जब ये फ्रूट टूट कर गिरेगा, मदर प्लांट से अलग होगा, तो सीधा रेडिकल जाकर उस मडी प्लेस, मडी सॉइल जो कीचड़ है उसमें धंस जाएगा और नया प्लांट ग्रो करने लगेगा। तो यानी अगर मदर प्लांट पर लगे रहते हुए ही सीड जर्मिनेट हो जाता है, तब इसे कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। एनिमल के केस में जो विविपेरस एनिमल होते हैं वो जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग विविपेरस एनिमल, और जो अंडे देते हैं एगलेंग वो कहलाते हैं ओविपेरस एनिमल। तो जैसे वहाँ पर एनिमल बच्चों को जन्म देते हैं, वैसे यहाँ पर प्लांट है बच्चों को तो जन्म नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सीड है वो मदर प्लांट पर लगे ही जर्मिनेट हो जा रहा है। तो यहाँ पर जर्मिनेशन उसी स्थान पर हुआ, उसी प्लेस पर हुआ जहाँ सीड डेवलप हुआ। इसलिए जो ये विविपेरस जर्मिनेशन है ये इन सिटू जर्मिनेशन होता है। क्लियर? तो 3 टाइप का जर्मिनेशन हमने पढ़ लिया, एपिजियल, हाइपोजियल और विविपेरस जर्मिनेशन। अब हम जानते हैं कि जर्मिनेशन के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है मॉइस्चर, वाटर। जो वाटर है, वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करेगा तभी इसका जो सीड कोट है वो सॉफ्ट होगा और जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, उनमें एक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। दूसरा है रिक्वायरमेंट यहाँ पर वो है टेम्परेचर। सीड को जर्मिनेट होने के लिए एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये टेम्परेचर मोस्ट ऑफ प्लांट्स में 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तीसरा है यहाँ पर ऑक्सीजन। जहाँ भी सीड जर्मिनेट हो रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि सीड में जर्मिनेशन के समय जो एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है, और फास्ट एक्टिविटी के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है ऑक्सीजन, जो कि रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइट। ज़्यादातर जो सीड्स होते हैं उनमें लाइट का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अंधेरे में भी, डार्क में भी जर्मिनेट हो जाते हैं। बट 2 प्लांट आप ध्यान रखिए, ऑर्किड्स और टोबैको, ये दोनों सीड्स के होते हैं फोटोब्लास्टिक सीड, यानी ये केवल प्रकाश की उपस्थिति, लाइट की प्रेजेंस में ही जर्मिनेट करते हैं, डार्क में इनमें जर्मिनेशन ही नहीं होता। इतनी बातों के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है आपको कि जो जिबरेलिन प्लांट हार्मोन होता है, ये जिबरेलिन प्लांट हार्मोन जर्मिनेटिंग सीड्स में अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। अल्फा एमाइलेज, ये अल्फा एमाइलेज जो सीड्स में इनसॉल्युबल फॉर्म में फूड स्टोर रहता है उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ध्यान रखिए, जिबरेलिन हार्मोन जरूरी है सीड के जर्मिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जिबरेलिन हार्मोन ही सीड्स में जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं इनमें अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस को प्रमोट करता है।
तो यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन और सीड जर्मिनेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमने जान ली है। और हम नेक्स्ट इसका पार्ट होगा पार्ट 14 में पढ़ेंगे ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स के बारे में।